जय हिंद दोस्तों। बिजनेस स्ट्रेटजी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया था। अभी वीडियो लेक्चर्स जानबूझ के थोड़े छोटे छोटे हैं क्योंकि स्टार्टिंग के डेज हैं, बहुत सारे बच्चों के छूट जाएंगे, ठीक है। तो थोड़े 10-5 दिन और छोटे छोटे वीडियोस चलेंगे, फिर वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। आइए चलिए देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करना था हम लोगों को। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए और 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग किया करते थे। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं वहां से मूव ऑन कर। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। इस शब्द का अभिप्राय मेलुहा, मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथ में, किस वर्ग के हाथों में था? वणिक वर्ग के हाथों में। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी, पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी, किसको? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसका पूजा किया। किसको मानते थे उर्वरता की देवी? धरती को मानते, ठीक है। धरती को उर्वरता की देवी क्यों माना जाता था? क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, धरती के अंदर ही सारी चीजों का प्रोडक्शन होता है, साग सब्जी फल, ठीक, जिससे हमारा जीवन जो हमको क्या करता है, जीवन प्रदान, राइट। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खोल खोल करके पीछे की ओर खुला। अब समझिए, ये घर है तो जो दरवाजे होते थे वो पीछे की ओर खुला। ऐसा क्यों? क्योंकि सड़कों पर जो है वो धूल धक्कड़ उड़ा करते थे, तो ये लोग अपने दरवाजे खिड़कियां पीछे की ओर खोलते थे ताकि ज्यादा धूल धक्कड़ घर में ना घुसे, ठीक। केवल लोथल नगरों के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते, ठीक ना। तो इन्होंने कुछ और व्यवस्था कर रखा होगा। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया करते थे। सिंधुवासी मिठास के लिए किस चीज का प्रयोग किया करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला करता था। कहाँ से मिला करता था? बनमाली से मिला करता था। रंगपुर एवं लोथल के चावल के दाने, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिला करते थे। कहाँ कहाँ से? रंगपुर और लोथल से मिला करते थे, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता था। किस चीज का प्रमाण मिलता था? धान की खेती होने का प्रमाण मिला करता था। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ करते थे। कहाँ से प्राप्त हुआ करते थे? लोथल से प्राप्त हुआ करते थे। सूतकोटदा, कालीबंगा, लोथल जैसे सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले। कहाँ कहाँ से? सुतकोटदा, कालीबंगा और लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई क्या हुआ करती थी? 16 के अनुपात में हुआ करती थी, ठीक। नेक्स्ट है स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। किस सभ्यता की देन है स्वास्तिक चिन्ह? किस सभ्यता की देन है? हड़प्पा सभ्यता। किस सभ्यता की देन है? हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है, ठीक ना। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। सिंधु घाटी नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष, ये बात ध्यान रखने योग्य है। सिंधु सभ्यता की मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित। सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी उपासना? मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था ना, विशेष पूजनीय था। कौन? कुबड़ वाला सांड।
सांड वह सांड जिसका कुबड़ निकला, नहीं होता पीठ की तरफ आप देखेंगे तो ऐसे निकला रहेगा। अच्छा एक चीज और, ठीक है, कि आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें कितने लोग पीसीएस वाले हैं, जो लोग देख रहे हैं कितने लोग पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2 हो 4 हो 10 हो, ठीक, कितने लोग ऐसे हैं जिन जिनको पीसीएस देना है या जिनको टारगेट करना है, ठीक है। स्त्री मृणमूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभा समाज क्या था, मातृसत्तात्मक, कैसा था, मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे, सैंधववासी सूती वस्त्रों का भी प्रयोग किया करते थे और ऊनी वस्त्रों का भी प्रयोग किया करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपाल एवं पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग किया करते थे, ठीक। इतना इंपॉर्टेंट नहीं इधर की चीज है। सिंधु सभ्यता के लोग, ये इंपॉर्टेंट है, काले रंग से डिजाइन किए, काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन प्रयोग किया करते थे। मिट्टी का जो बर्तन रहता था उसका कलर क्या हुआ करता था, रेड, ठीक ना, कलर क्या हुआ करता था, रेड, उस पर काले रंग की डिजाइन किया, एक काले रंग की डिजाइन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं यूपीपीसीएस में या कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में प्रश्न पूछा होगा ये, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन चीजों से परिचित नहीं थे, मूर्तियों से, सिक्कों से, तांबों से, तलवार से, तो वहां से सीधे लिख दिया इसने कि तलवार से परिचित, ठीक। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर, सामान्य लोगों के रहने हेतु जो निचला शहर था वो भी किले से घिरा हुआ था। तो प्रश्न कैसे पूछेगा आपसे कि हड़प्पा कालीन वह मात्र स्थल जिसका निचला शहर जो है वो किले से घिरा हुआ था, कौन सा था, कालीबंगा, कौन सा था, काली, कालीबंगन का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ी। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी, पर्दा प्रथा भी था और वैश्यावृत्ति भी सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित। शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों दोनों हेतु जो है दोनों प्रथाएं प्रचलित थी, यानी कि शवों को दफनाया भी जाता था और शवों को जो है जलाया भी जाता था, दोनों प्रथाएं क्या थी, प्रचलित थी, ठीक ना। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी, ठीक ना। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा क्या थी, विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं, क्या मिली हैं, युग्म समाधियां मिली, कहाँ कहाँ, लोथल एवं कालीबंगा, लोथल एवं कालीबंगा दोनों जगह में युग्म समाधियां मिली। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था, सैंधव सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण क्या था, बाढ़ था, ठीक ना, बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था, टेराकोटा, क्या कहा जाता था, टेराकोटा। तो टेराकोटा क्या है, आग में पकी हुई मिट्टी। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता, ठीक, वैदिक सभ्यता, इसको ऋग्वेद में और उत्तर वैदिक काल दो भागों में इसको क्या किया गया है, बांटा गया है, ऋग्वेदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में इसको बांटा गया। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे, आर्य कहाँ बसे थे, सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे हुए थे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान किसे माना है, मध्य एशिया को माना है, ठीक ना। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई, यानी वैदिक सभ्यता के निर्माण जो है निर्माण किसने किया था, निर्माण किसने किया, आर्यों ने किया था, किसने किया था, आर्यों ने। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, आर्यों की भाषा क्या थी, भाषा क्या थी, संस्कृत थी। अच्छा ग्रामीण सभ्यता क्यों बोला गया इसको, ग्रामीण सभ्यता कोई बताएगा कमेंट में। ये ग्रामीण, नगरीय सभ्यता नहीं थी, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ये क्या थी, ग्रामीण सभ्यता। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है, किसको, एक भाषाई समूह को इंगित,
आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था। सबसे बड़ा था कुल, फिर ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामीणी। विश का प्रधान विशपति और जन के शासक राजन कहलाते। जन के शासक क्या कहलाते थे? राजन कहलाते थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी जो थे वो प्रमुख थे। पुरोहित और सेनानी क्या थे? प्रमुख थे। वशिष्ठ क्या थे? रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। रूढ़िवादी यानी कि जो पुराने नियम कानूनों को मानते थे वो कौन थे? वशिष्ठ। और जो उदार थे, जो नियम को के बदलाव में विश्वास रखते थे, वो कौन थे? विश्वामित्र। सूत रथकार कम्मादि नामक अधिकारी को क्या कहा जाता था? रत्नी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रत्नी। इनकी संख्या राजा सहित करीब कितनी हुआ करती थी? 12। पूरब कौन था? दुर्गपति। पूरब कौन था? पूरब कौन था? दुर्गपति। और स्पष्ट स्पष्ट कौन था? जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होता था। ठीक ना? जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर को क्या कहते थे हम लोग? स्पष्ट कहते थे। वाजपति। वाजपति कौन था? गोचर भूमि का अधिकारी होता था। वाजपति कौन होता था? गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। क्या करता था? अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। और भागदू। भागदू राजस्व कर को एकत्र करने वाला अधिकारी। राजस्व कर को एकत्रित करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? भागदू कहलाता। क्या कहलाता था? भागदू। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख, ऋग्वेद में किसी भी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख क्या है? नहीं है। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था हुआ करती थी। सभा और समिति क्या हुआ करती थी? राजा को सलाह देने वाली संस्था हुआ करती थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। श्रेष्ठ व संभ्रांत लोगों की संस्था को क्या कहा जाता था? सभा। और जबकि समान जनता का जो प्रतिनिधित्व करती थी उसे क्या कहा जाता था? समिति। क्या कहा जाता था? समिति। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था इसके अध्यक्ष। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती ना। स्त्रियां जो थी वो सभा और समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व तो राजा किया करते थे। कौन किया करता था? राजा किया करते थे। युद्ध के लिए गोविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? गोविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ क्या है? गायों की खोज। गोविष्टि शब्द का अर्थ क्या है? गायों की खोज। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। किस मंडल में है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध कहां पर लड़ा गया था? परुषणी, जिसको अभी रावी नदी बोला जाता है, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। और किसके किसके मध्य लड़ा गया था? सुदास और 10 जनों, 10 राजा अन्य थे, अन्य 10 राजा थे उनके, और राजा सुदास बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। ठीक ना? ये 10 राजाओं पर अकेले भारी पड़े और अंत में इन्हीं की विजय भी हुई थी। ऋग्वैदिक समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक ना? और यह विभाजन किसके आधार पर था? व्यवसाय के आधार पर था। यह बात ध्यान। किस आधार पर था? व्यवसाय के आधार पर था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में उल्लेख किया गया है किसके? चतुर्वर्णों का उल्लेख किया गया। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से क्षत्रिय, उनकी भुजाओं से वैश्य, जांघों से शूद्र और पैरों से, और शूद्र जो है वो किससे उत्पन्न हुए हैं? पैरों से। वैश्य जांघों से, ठीक ना? क्षत्रिय भुजाओं से, और मुख से कौन? ब्राह्मण। ठीक ना? आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। ठीक ना? समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। इसके मुखिया कौन होते थे? पिता होते थे। ठीक ना? जिसमें कुलप, जिसे क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। स्त्रियां क्या करती थी? इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन इस समय नहीं था। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का क्या था? प्रचलन इस समय नहीं था। इस बात का आप लोग ध्यान। ठीक ना? विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। मैं विधवा जो थी अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती। एक सेकंड।
नेक्स्ट आगे क्या है? शिक्षा, जो स्त्रियां थी वो शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा, ता, अपाला एवं विश्वास जैसी जो विदुषी स्त्रियों का वर्णन है, ठीक ना, इन सभी लोगों का वर्णन है। इसमें गर्गी ने क्या किया है? गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। याज्ञवल्क्य जो थे उनके वाद विवाद को इन्होंने गर्गी ने, सोचिए उस समय ही इतनी स्त्रियां इतनी मजबूत स्थिति में थी, ठीक ना। अमाजु कौन था? जो स्त्री जीवन भर अविवाहित रहने वाली जो महिला थी, जो स्त्री थी जो अविवाहित रहती थी जीवन भर, उसे क्या कहते थे? अमाजु। अमाजु, ठीक ना। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को बहुत कहा जाता था, ठीक ना। क्या कहा जाता था? बहुत, ठीक ना। तो बहुत क्या था? विवाह के समय मिलने वाला उपहार था। क्या था? विवाह के समय मिलने वाला उपहार था। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांत पढ़ने वाले जो अध्यापक थे उन्हें क्या कहा जाता था? उपाध्याय कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था? उपाध्याय। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था, ठीक ना। क्या था? सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। किससे? वनस्पति से। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। वास, अधिवास और उष्णीश। अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था? नीवी कहा जाता। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या क्या थे? आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या क्या थे? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और धूर्त क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता था। गाय को अघन्या कहा जाता था, यानी न मारे योग्य पशु, जिसकी यह हत्या नहीं की जा सकती है, ठीक ना, जिसको मारा नहीं जा सकता है, ठीक। वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोमत कहा जाता था। आर्यों के प्रिय पशु था घोड़ा, और सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र। आर्यों की खोजी गई धातु क्या थी? आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? लोहा। लोहा, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में जो है वो प्राप्त हुआ, ठीक। तो यह नदियों के नाम। कुभा को खुर्रम, कुभा का क्रुभ का खुर्रम, कुभा का काबुल, वितस्ता झेलम, अस्किनी को चेनाब कहा जाता है, परुष्णी को रावी, शतुद्र को सतलज कहा जाता है, विपाशा को व्यास, सदानीरा को गंडक, द्रुतदति को घग्घर, गोमती को गोमल और सुवस्त को क्या कहा जाता था? स्वात, ठीक। तो आज यहीं तक, देखते हैं बाकी हम लोग अपने अगले लेक्चर में।